नमस्कार साथियों, एक बार से फिर मैं आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए हम आज की अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। अब तक हम क्या है, जो हमारी आधुनिक मध्यकालीन भारत की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम मुगल वंश को पढ़ रहे थे और मुगल वंश के अंदर हमने क्या है, अब तक देखा जाए तो हमने क्या है, बाबर को पढ़ लिया है। बाबर के बाद क्या है, हमने इसके बेटे हुमायूं को पढ़ लिया। हुमायूं की बेसिकली गलतियों को हमने देखा और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर को, जिसका शासनकाल काफी लंबा चलने वाला है। और जैसे इनका शासन लंबा चलने वाला है उसी तरह से आज का हमारा सेशन भी थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि अकबर के जीवन से संबंधित बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लगातार कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। चाहे इसकी धार्मिक नीति रही हो, चाहे इसके दीन इलाही की बात करें, चाहे हम इसके सामाजिक परिवर्तन की बात करें जिसमें दास प्रथा का अंत रहा हो, चाहे इसने जजिया कर हटाया हो, चाहे इसने तीर्थ कर हटाया हो, अनेक नए इमारतें भारतीय सरजमी पे बनवाई हो। इसके अलावा क्या है, इसकी राजस्व नीतियों को भी देखेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसके प्रश्न आते हैं वो आते हैं इसके नवरत्न से। जो इनके मुख्य 9 रत्न थे वो कौन कौन से थे, कहां कहां से उनको लिए थे और किस चीज में उनको ख्याति हासिल थी, उन सारी चीजों को आज हम अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी करिए, सेशन को जल्दी जल्दी अपने साथियों में शेयर कर दीजिए ताकि हम अपने सेशन को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए आप भी अपनी कॉपी पेन को उठाइए और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो अभी स्टेट पीएससी के एग्जाम होने वाले हैं, मिडोरियन हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन आते हैं और खास करके मुगल वंश से पूछे जाते हैं। तो हमारी जो सीरीज चल रही है, विश्वास से कहते हैं एक भी पर्सन इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो चलिए बात करते हैं अकबर की कि अकबर था कौन। देखिए, पहली बात तो जब हम अकबर को लिखते हैं, क्या ये अकबर का वास्तविक नाम है? तो नहीं, इसका वास्तविक नाम अकबर नहीं है। इसके वास्तविक नाम की बात करें तो क्या देखने को मिलता है, बदरुद्दीन इसका क्या है, वास्तविक नाम। क्या है, बदरुद्दीन क्या है, इसका वास्तविक नाम है। जबकि बाद में क्या है, अकबर की उपाधि धारण करेगा और भारत के ऊपर एक लंबे समय तक राज करने का काम करेगा। तो चलिए बदरुद्दीन या अकबर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहली बात, इसके पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम हमें पता है क्या रहने वाला है, हुमायूं कौन है, इसके पिता है। ओके, बात कर लेते हैं इसकी माता का कि इसकी माता का नाम क्या है। तो इसकी माता की बात करें तो हमीदा बानो बेगम। कौन है? हमीदा बानो बेगम। ये क्या है, इनकी माता है। कौन? हमीदा बानो बेगम। याद करिए, एक सूफी संत की लड़की थी जिससे 9 वर्ष की आयु में हुमायूं ने शादी की थी और उसका नाम क्या था, हमीदो बानो बेगम इसका नाम था। इसके अलावा क्या है, मरियम हकामी। क्या? मरियम हकामी। मरियम हकामी की उपाधि भी किसने धारण की थी? मरिया हकामी की उपाधि क्या है, हमीदो बानो बेगम ने धारण करने का काम किया था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो मरियम हकामी की उपाधि है ये किसको दी जाती है। देखिए, मुगल वंश में मरियम हकामी की जो उपाधि है ये उस औरत को दी जाती है जो राज्य का अगला उत्तराधिकारी पैदा करती है। यानी जो सबसे बड़े लड़के को जन्म देने वाली जो होती है उसको कौन सी उपाधि दी जाती है, मरियम हकामी की उपाधि दी जाती है। और अकबर का जन्म किसकी कोख से हो रहा है, हमीदा बानो बेगम की कोख से हो रहा है, इसलिए क्या है, मरियम हकामी की उपाधि भी क्या है, इनको दी जाती है। अब थोड़ी सी जन्म की डेट भी देख लेते हैं। 5 अक्टूबर 1542 कब होता है, 5 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म किस स्थान पे होता है, अमरकोट। कहां होता है, अमरकोट पे। और ये प्रश्न छप चुका है एज इट इज हमारे एचएससी में भी और एसएससी में भी कि अकबर का जन्म कहां हुआ था। तो कहां हुआ था, अमरकोट में हुआ था। तो अमरकोट आपको जरूर याद रखना है। ओके, अच्छा एक बात और यहां से पूछ लेते हैं कि इनका पालन कहां हुआ था। पालन पोषण की भी बात कर लेते हैं कि इनका पालन पोषण कहां हुआ था। तो
तो पालन पोषण की बात करें तो इनके चाचा के यहां मेवात में, कहां हुआ था, मेवात के अंदर इनका लालन पालन हुआ था, जबकि इनका जन्म कहां हो रहा है, अमरकोट में हो रहा है, क्योंकि लगातार युद्ध अभियान की वजह से हुमायूं क्या है, भारतीय सरजमी पे आता है, और भारतीय सरजमी पे आने के बाद क्या काम करता है, हमीदो बानो बेगम और अकबर को कहा अपने भाई के यहां मेवात में छोड़ देता है, और उसके बाद वापस कौन सा युद्ध अभियान शुरू करता है, दिल्ली युद्ध अभियान शुरू करता है, जिस एवज में वो क्या काम करता है, दिल्ली को जीतने का काम करता है। ओके, अब बात कर लेते हैं इनकी शादी की, कि इनकी शादी कब होगी। देखिए, शादी की बात करें तो जो हुमायूं का छोटा भाई हिंदाल था, कौन था, हुमायूं का छोटा भाई हिंदाल जो था, इसकी बेटी रुकैया बेगम, इसकी बेटी का क्या नाम है, रुकैया बेगम, रुकैया बेगम। इस रुकैया बेगम से क्या होती है, 9 वर्ष की आयु में, कई बार उम्र भी पूछ लेता है, तो उस वक्त एज कितनी होगी इनकी, 9 साल की आयु होगी। उस वक्त क्या है, अकबर की शादी होगी किसके साथ, अपने चाचा हिंदाल की बेटी किसके साथ, रुकैया बेगम के साथ इनकी शादी होगी। अब देखिए, एक नाते में तो ये इनके चाचा हो गए, और दूसरे नाते में देखा जाए तो ये इनके क्या हो गए, ससुर हो गए। ओके, देखिए ये कंफ्यूजन मुगल काल में, या आप किसी भी वंश की बात कर लो, चाहे गुलाम वंश में चले जाओ, चाहे खिलजी में चले जाओ, चाहे तुगलक वंश को देख लो, चाहे आप सैयद वंश को देखो, चाहे आप लोधी वंश को देखो, या बात करें हम मुगल वंश की, तो ये कंफ्यूजन बड़ी रहती है कि किसका रिलेशन किससे क्या है, क्योंकि एक तरफ ये हिंदाल की बेटी रुकैया बेगम से शादी कर रहा है, तो इस वजह से क्या हो गया, हिंदाल अकबर का क्या हो गया, ससुर हो गया, और दूसरे नाते से देखा जाए हुमायूं वाले से, तो ये इसका क्या है, चाचा भी यही होगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली चीज आपको अकबर के बारे में जरूर रखनी है याद, कि इनकी शादी कब हुई थी, इनके माता कौन थी, पिता कौन थी, इनका लालन पालन कहां हुआ, और इनके बचपन का नाम क्या था। यहां तक क्लियर है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। चलिए अब बात करते हैं इनके राजा बनने की कहानी, कि ये राजा कैसे बनते हैं, या मैं कहूं ये दिल्ली के बादशाह कैसे बनते हैं। देखिए, जिस प्रकार बाबर को 2 बार दफनाया गया था ना, उसी प्रकार इनका राज्याभिषेक भी कितनी बार होगा, 2 बार होगा। याद रख रहा है ये बात इनके बारे में। हालांकि इनके जो पिता हुमायूं है, हुमायूं का भी राज्याभिषेक 2 बार होता है, क्योंकि एक बार वो दिल्ली को हार जाते हैं, और जब 1556 में दोबारा गद्दी पे बैठते हैं, तो दोबारा उनका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। तो चलिए एक डेट याद रखनी है आपको, 27 जनवरी की। कौन सी याद रखनी है, 27 जनवरी 1556। ठीक है ना। इसके बाद जो शासन शुरू होगा वो होगा अकबर का। यहां क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, किसकी, हुमायूं की। देखिए एक बात और आपको बता दूं कि ये जो आंकड़े उठाए जाते हैं अकबर के बारे में, तो ये अबू फजल द्वारा लिखी हुई किताबों में से, और कुछ जो आसपास के जो क्षेत्र लगते हैं मुगल काल के, उस क्षेत्रों के जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, उनके आंकड़ों को मिलाकर इन आंकड़ों को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ओके, तो जिस वक्त हुमायूं गद्दी पे बैठा होता है, ये क्या काम करता है, अकबर को बनाता है गवर्नर। अकबर को क्या बनाता है, गवर्नर बनाता है। कहां का, लाहौर का, लाहौर का और गजनी का। गजनी का गवर्नर कौन होगा, गवर्नर उस वक्त कौन होगा, अकबर होगा। तो देखिए दिल्ली से काफी दूर रह जाता है लाहौर और गजनी का क्षेत्र, ठीक है ना। और जिस वक्त ये गवर्नर बनते हैं, उस समय इनकी महज आयु कितनी होती है, 13 साल की आयु होती है। कितनी होती है, 13 साल की आयु होती है, जब ये क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं लाहौर और गजनी के। तो इनको क्या है, पता चलता है कब, 14 फरवरी 1556 को इनको पता चलता है कि हुमायूं की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। देखिए अभी हुमायूं की मृत्यु को लेकर 2 डेट लिख रहा हूं, एक कौन सी लिख रहा हूं, 27 जनवरी की, और दूसरी कौन सी लिख रहा हूं, 14 फरवरी की। देखिए इसका कारण समझिए, इनकी मृत्यु कहां हो रही है, दिल्ली में हो रही है। कहां हो रही है, दिल्ली में हो रही है, जबकि अकबर कहां बैठा है, लाहौर और गजनी वाले क्षेत्र में बैठा है, क्योंकि यहां का क्या है, ये गवर्नर है। ओके, हालांकि सीधे रूप से प्रशासन ये नहीं चला रहा है, बैरम खां के नेतृत्व में काम कर रहा है,
परंतु क्या है, मुख्य रूप से जो गवर्नर देखने को मिलेगा वो कौन देखने को मिलेगा, अकबर देखने को मिलेगा। तो जब दिल्ली से सूचना आती है अकबर तक, तब तक डेट कौन सी हो चुकी होती है, 14 फरवरी की डेट हो चुकी है 1556 की हुमायूं की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। और इस बात की सूचना पाते ही इनका जो एक सेनापति होता है, कौन होता है, सेनापति, जिसका नाम देखने को मिलता है इतिहास में बैरम खां। क्या, बैरम खां नाम देखने को मिलता है किसका, सेनापति का। यह सेनापति क्या काम करता है, दिल्ली जाने से पहले काम करता है। देखिए, करना तो इनको ऐसा चाहिए था, अगर एक नजर से सोचा जाए कि बैरम खां अकबर को लेके कहां आए, दिल्ली आए, परंतु बैरम खां को इस बात का डर था कि पीछे से बगावत न हो जाए। तो इसी एवज में क्या काम किया, जिस वक्त इनको सूचना मिली 14 फरवरी 1556 को कि हुमायूं जी स्वर्ग सिधार गए हैं, उसी वक्त बैरम खां क्या काम करते हैं, एक ईंट का तख्त बनाते हैं और इस तख्त के ऊपर क्या है, अकबर को बिठा देते हैं। यानी कि अगर प्रश्न इस तरह से छपे कि अकबर का पहली बार राज्याभिषेक कब होता है, तो याद रखना है 14 फरवरी 1556 को कौन करता है, बैरम खान, जो कि उनका सेनापति है। ये इनको एक ईंटों का तख्त बनाता है और उस तख्त पे बिठा के क्या काम करता है, अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। और उसी वक्त दिल्ली का राजा किसको घोषित कर देता है, अकबर को घोषित कर देता है और ऐलान करता है जो भी मेरे फैसले के बीच में आएगा उसको मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह की विचारधारा सेनापति के मुंह से सुनने के बाद बगावत हालांकि नहीं होती है और इसके बाद बैरम खां अकबर को लेकर किसकी तरफ कूच करता है, दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर देता है या दिल्ली की तरफ चल देता है। पर इसी बीच एक घटना और घटती है। घटना क्या घटती है कि जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है, मृत्यु के वक्त क्या होता है, एक सेनापति होता है। कौन होता है, एक सेनापति, किसका, हुमायूं का, जिसका नाम देखने को मिलता है तारदी बेग। क्या है, तारदी बेग। ये क्या है, सेनापति है। देखिए, इसका नाम पहले भी आ चुका है जब हम हुमायूं को पढ़ रहे थे, क्योंकि जिस वक्त अकबर का जन्म होता है उस वक्त सूचना लेके भी कौन आता है, तारदी बेग आता है। तो तारदी बेग इस वक्त क्या है, हुमायूं के दिल्ली में न होने की वजह से और उनकी मृत्यु की वजह से क्या काम कर रहा है, वहां का प्रशासनिक कार्य संभाल रहा है। तो इसी वक्त क्या होता है, एक नमक व्यापारी नाम देखने को मिलता है उसका हेमू। क्या नाम देखने को मिलता है, हेमू या हेमचंद्र। देखिए, नमक का व्यापारी है कौन, हेमू या हेमचंद्र, ठीक है ना। ये हेमू और हेमचंद्र दोनों एक ही शख्स है। अनेक बार यहां से क्वेश्चन आए हैं। यदि HSSC की बात करें और HPSC की बात करें तो हेमू काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हरियाणा के इतिहास से जुड़ता है और हरियाणा के इतिहास से भी अनेक प्रश्न HPSC के अंदर उठाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे इनके बारे में। तो ये जो नमक का व्यापारी हेमू है, ये काफी महत्वाकांक्षी टाइप का राजा होता है। यहां तक इतिहासकार बताते हैं कि इस हेमू को भारत में वास्तविक राज करने का या दिल्ली के ऊपर राज करने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि हेमू यह चाहता था कि पूरे भारतवर्ष पे हिंदुओं का राज हो। किसका राज हो, हिंदुओं का राज हो, हिंदुओं का राज हो। तो इसी एवज में क्या काम करता है, हुमायूं के मर जाने के बाद हेमू क्या काम करता है, दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है और दिल्ली के ऊपर क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। महज 8-9 महीने में, महज 8-9 महीने में ये क्या काम करता है, पूर्व में जो बंगाल वाले क्षेत्र है वहां तक अपना एक अधिकार स्थापित कर लेता है या एक छत्र राज की स्थापना करने का काम कौन करता है, हेमू करता है। देखिए, हेमू के इतिहास की एक रोचक कहानी बता दूं कि हेमू ने अपने जीवन में सिर्फ एक युद्ध हारा था, वो भी पानीपत का युद्ध। यानी कि जब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा और उसके बाद जितने क्षेत्रों पे इसने आक्रमण किया, किसी भी क्षेत्र पे इसको हार नहीं मिली सिवाय एक पानीपत के द्वितीय युद्ध के अंदर। और वहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि हेमू की किस्मत बुरी थी कि ये हार गया, वरना ये योद्धा हारने वाला नहीं था। तो इसने क्या काम किया,
दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। अब जब बैरम खां दिल्ली के पास पहुंचता है अकबर को लेके, तब इसको पता चलता है कि दिल्ली के अंदर अब किसका राज स्थापित हो चुका है, हेमू या हेमचंद्र का राज हो चुका है। ओके, एक प्रश्न और यहां से आता है कि हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो विक्रमाजीत। कौन सी? विक्रमाजीत। विक्रमाजीत की उपाधि भी किसने धारण की थी? एकमात्र हिंदू राजा है जो क्या करेगा, दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा और विक्रमाजीत की उपाधि धारण करेगा, जिसका नाम क्या रहेगा, हेमू रहेगा। ओके, तो चलिए इसके बाद जो आगे का हम इतिहास देखते हैं, तो मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है पानीपत का युद्ध। और पानीपत का क्षेत्र कहां लगता है? तत्कालीन हरियाणा के अंदर लगता है, जो कि दिल्ली के काफी समीप वाला क्षेत्र है। देखिए, पानीपत में युद्ध लड़ने का बड़ा कारण ये रहते हैं कि पानीपत की जो भूमि है वो समतल है। इसके अलावा जो युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए वो भी यहां उपलब्ध हो जाती थी। और अगला कारण यह है कि दिल्ली एक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र प्राचीन काल से रहा है, और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र के अंदर युद्ध लड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं पानीपत के युद्ध की। 5 नवंबर 1556, कौन सी डेट? 5 नवंबर 1556। कौन सा? पानीपत का दूसरा युद्ध। कौन सा युद्ध? सेकंड वॉर पानीपत का। ओके, एक तरफ कौन होगा? हेमू होगा या हेमचंद्र होगा, और इसके सामने कौन होगा? अकबर होगा। अब देखिए, अकबर की आयु महज 13 साल है, तो अकबर इस युद्ध को खुद नहीं लड़ने वाला। हालांकि इतिहासकार और अबू फजल इस बात को मानते हैं कि अकबर इस युद्ध के मैदान में गया जरूर था, परंतु स्वयं तलवार नहीं उठाता है। ओके, तो इसकी तरफ से कौन लड़ने वाला है? बैरम खां। कौन लड़ेगा? बैरम खां क्या करेगा? अकबर की तरफ से युद्ध लड़ेगा। और यहां से एक प्रश्न इस तरह से भी छपा था कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो वो संरक्षक कौन था? बैरम खां था, जिसके नेतृत्व में अपने प्रारंभिक फेज में अकबर ने दिल्ली का राजपाट संभाला था। तो 5 नवंबर 1556 को क्या होता है? दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती है। एक तरफ हेमू की सेना रहेगी और दूसरी तरफ किसकी रहेगी? अकबर की रहेगी। युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इतिहासकार यहां पे एक बात बताते हैं, वो कहते हैं कि हेमू लगभग युद्ध जीत चुका था। क्या है? जो लगभग जो युद्ध है वो जीत चुका था, परंतु अचानक क्या होता है? एक तीर आता है, और वो तीर क्या है? आंख में लग जाता है। कहां लगता है? आंख में लगता है हेमू के, और हेमू क्या हो जाता है? यहां पे घायल हो जाता है। घायल हो जाता है कौन? हेमू। देखिए, लगभग हेमू इस युद्ध को जीत चुका था। शायद उस दिन इनकी आंख में तीर न लगा होता तो न तो अकबर का अध्याय आता और न ही हमें आगे औरंगजेब पढ़ना पड़ता। ठीक है ना? तो एक तीर गलती से आके हेमू के आंख में लगता है, और जैसे ही हेमू की आंख में लगता है, सेना में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि जो मुख्य नायक होता है यदि वही घायल हो गया तो सेना का मनोबल गिर जाता है और सेना आगे युद्ध करने की स्थिति में नहीं रह जाती। इसी चीज का फायदा यहां पे बैरम खां उठाता है, और बैरम खां क्या काम करता है? हेमू को क्या कर लेता है? गिरफ्तार कर लेता है या उसको कैद कर लेता है। ठीक है ना? अब देखिए, कुछ एक इतिहासकारों की एक कहानी और बता दूं यहां पे, जो कुछ एक इतिहासकार और मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि इस युद्ध के मैदान में जब हेमू के आंख में तीर लग गया और ये घायल हो गए, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं, बहुत ज्यादा इतिहासकार इस पे सहमत नहीं होते, हालांकि कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं। वो क्या कहते हैं? हेमू के 70 वर्ष आयु के जो इनके पिता होते हैं, इनके पिता को क्या काम किया जाता है? उसी युद्ध के मैदान में लेके आया जाता है बैरम खां के द्वारा, और उनको जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा जाता है। देखिए, कहानी शुरू हुई तब मैंने आपको बताया था कि हेमू एक क्या है? महत्वाकांक्षी राजा है, जो क्या चाहता था? पूरे भारतवर्ष पे एक छत्र हिंदू राज होना चाहिए। उसका जो प्रमुख कथन था वो यही था, चाहे दिल्ली की गद्दी पे मैं न बैठूं, पर मेरी जगह कौन बैठना चाहिए? कोई हिंदू बैठना चाहिए। तो इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हेमू
कितना धार्मिक कट्टरपंथी वाला व्यक्ति रहा होगा। अब दूसरी तरफ बैरम खां की भी कट्टरपंथी देख लेते हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, इनके 70 वर्षीय पिता को युद्ध के मैदान में ले आते हैं और इस समय हेमू को ऑप्शन देते हैं कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए वरना आपके पिता को और आपको मार दिया जाएगा। तो यहां हेमू साफ इनकार कर देता है और लिखते हैं इतिहासकार कि बैरम खां अकबर के हाथ में तलवार देता है और अकबर एक ही झटके में उनके पिता की और हेमू की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। और इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि, कौन सी, गाजी की उपाधि कौन धारण करता है, तो ये उपाधि धारण करता है अकबर। ये महत्वपूर्ण है कि गाजी की उपाधि कौन धारण कर रहा है। देखिए गाजी की उपाधि इससे पहले बाबर धारण कर रहा है और अब ये गाजी की उपाधि कौन धारण कर रहा है, यहां पे अकबर धारण कर रहा है। और गाजी की उपाधि वो उपाधि होती है जो गैर मुस्लिम, इसको गैर मुस्लिम राजा को मारकर उपाधि ली जाती है। वो उपाधि कौन सी कहलाती है, गाजी की उपाधि कहलाती है। और ये गाजी की उपाधि यहां कौन धारण करता है, अकबर गाजी की उपाधि को धारण कर लेता है। और जैसे ही हेमू का अध्याय समाप्त होता है इसके बाद अगला राजा वापिस कौन बन जाएगा, अकबर अब बादशाह बन जाएगा। तो ये कहानी है पानीपत के युद्ध की या पानीपत के मैदान की। स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। चलिए अब चलते हैं पानीपत के युद्ध के बाद में, क्योंकि जैसे पानीपत का युद्ध समाप्त होगा इसके बाद क्या है, वापिस राजा कौन बन गया, अकबर बन गया। और इस युद्ध के समाप्ति के बाद जैसे ही दिल्ली में अकबर वापिस आता है तो दिल्ली के अंदर क्या होता है, दोबारा उसका राज्याभिषेक होता है। यानी पहली बार राज्याभिषेक तब हो रहा है जब बैरम खां ईंट के एक तख्त पे बैठा के उनका राज्याभिषेक कर रहा है। और दूसरी बार राज्याभिषेक कब हो रहा है, जब पानीपत के द्वितीय युद्ध को समाप्त करने के बाद बैरम खां अकबर को लेके दिल्ली आता है। तो अब शुरू होता है दिल्ली के अंदर अकबर का राज। देखिए इसको भी अलग अलग स्टेप में पढ़ते हैं। 1556 से लेके 60 के काल को अलग पढ़ते हैं, 1560 से लेके 62 के टाइम को अलग पढ़ते हैं और इसके आगे की कहानी को अलग पढ़ते हैं। देखिए मुख्य रूप से इसको आसान करने के लिए 3-4 कालखंडों में बांटकर अकबर को पढ़ा जाता है। 1556 से लेके 60 के बीच का जो समय होता है ये होता है बैरम खां का। किसका होता है, बैरम खां का। जब अकबर किसके संरक्षण में काम कर रहा है, बैरम खां के। यानी कि बादशाह कौन रहेगा, बादशाह रहेगा अकबर और मुख्य रूप से राज कौन करेगा, वो कौन करेगा, बैरम खां। यानी कि अकबर सिर्फ गद्दी पे बैठा है क्योंकि महज 13 साल की आयु है। उसको ये नहीं पता तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, राजपाट को किस तरह से चलाना चाहिए, इतनी जानकारी नहीं है। इसलिए मुख्य जो निर्णय ले रहा है वो कौन ले रहा है, बैरम खां। तो 1556 से लेकर 60 के बीच का समय किसका रहेगा, बैरम खां का रहेगा, जहां पे संरक्षक के रूप में ये काम करेगा। अब बैरम खां क्या काम करता है, बैरम खां धीरे धीरे जैसे समय निकलता जाता है, बैरम खां के मन में कहीं ना कहीं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर को यह लगने लगा था कि बैरम खां खुद गद्दी पे बैठना चाहता था। देखिए हालांकि देखने पे लगता तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये प्रथम बार इनका राज्याभिषेक कर रहे हैं, फिर द्वितीय पानीपत का युद्ध लड़ रहे हैं, फिर इनको गद्दी पे बैठा रहे हैं, हालांकि सहमति इतनी नहीं दी जाती, परंतु कहीं ना कहीं कहते हैं कि अकबर के मन में यह आने लग गया था कि आप सिर्फ नाम मात्र के बादशाह हैं, आपके हाथ में कोई वास्तविक पावर नहीं है। ठीक है ना। चलिए कहानी क्या घटती है 1560 में। कब, 1560 में। 1560 में क्या होता है, तिलवाड़ा का युद्ध होता है। कौन सा होता है, तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का जो युद्ध है ये लड़ता है बैरम खां, और बैरम खां इस युद्ध को क्या करता है, हार जाता है। क्या करता है, हार जाता है। अब इस युद्ध के हारने के बाद अकबर कहता है कि मेरे से न तो कोई ज्यादा परमिशन ली गई,
सीधे अपनी मनमर्जी से बैरम खां ने इस युद्ध को लड़ा और इस युद्ध में क्या हुई, बैरम खां की हार हुई, जिसकी वजह से क्या है, मुगल काल को काफी ज्यादा सेना के रूप में और धन के रूप में क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। और इसके बाद कहते हैं कि वो इस युद्ध के बाद बैरम खां के सामने 3 शर्तें रखते हैं। क्या रखते हैं? 3 शर्तें रखते हैं या 3 कथन इनके सामने रखते हैं कि या तो आप ऐसे करिए कि चंदेरी और कन्नौज, कौन सा, या तो चंदेरी या कन्नौज, इस क्षेत्र को संभाल लीजिए। यानी कि सीधे रूप से अकबर के कहने का मतलब यह था कि आप दिल्ली में मत रहिए, आप ऐसे करिए, या तो चंदेरी चले जाइए और या आप कहां चले जाइए, कन्नौज चले जाइए और कन्नौज के क्षेत्र को संभाल लीजिए। तो बैरम खां क्या है, इस शर्त को भी नागुजारा करता है और मना कर देता है। दूसरी बात क्या करता है कि आप ऐसे करिए, सुरक्षा सलाहकार बन जाइए। क्या बन जाइए? सुरक्षा सलाहकार बन जाइए। तो बैरम खां कहता है कि अब तक मैंने एक बादशाह के रूप में काम किया है, मैंने आपको मेरी औलाद की तरह पाला है, अब मैं एक नौकर के रूप में काम नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं, सुरक्षा सलाहकार वाली शर्त को भी ठुकरा देते हैं। तीसरी कंडीशन क्या रखता है, आप ऐसे करिए, हज पे चले जाइए। कहां चले जाइए? हज पे। और हज कहां है? मक्का। मक्का मदीना आपने नाम सुना होगा, अभी तो इजराइल की वजह से काफी चर्चा में चल रहा है ये मामला, ठीक है ना। तो आप हज पे चले जाइए, यानी कि आप मक्का चले जाइए। तो बैरम खां कहता है कि इस तरह की अपमानजनक बातों से तो अच्छा है कि मैं कहां चला जाऊं, हज क्या, मक्का की तरफ चला जाऊं। तो जिस वक्त ये जा रहे होते हैं, स्थान होता है गुजरात का। कौन सा? गुजरात का स्थान होता है। यहां पे क्या काम करता है, एक मुबारक खां नाम का व्यक्ति। कौन है? मुबारक खां। मुबारक खां ये एक अफगान पठान है। कौन है? अफगान का पठान। ये क्या काम करता है, चाकू मारकर बैरम खां की हत्या कर देता है। कहां पे? गुजरात में। कौन? मुबारक खां नाम का व्यक्ति, जो कि मुख्य रूप से अफगान का क्या है, एक पठान है। और इसी के साथ क्या है, बैरम खां का अध्याय समाप्त हो जाता है। परंतु अकबर यहां पे कहानी नहीं रोकता। अकबर कहता है कि बैरम खां ने मेरा बहुत ज्यादा सहयोग किया है, मुझे इस गद्दी पे बैठाने में और पानीपत का युद्ध जिताने में अहम भूमिका जो है वो बैरम खां की है। उनके अनेक एहसान मेरे ऊपर है। और देखिए एहसान चुकाने का क्या तरीका निकालेगा, ये क्या काम करेगा, इनके परिवार को दिल्ली बुला लेगा कि आप दिल्ली में रहिए हमारे पास। चलिए, ये यहां तक तो कहानी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। बैरम खां की पत्नी है, जिनका नाम क्या देखने को मिलता है, सलीमा बेगम। क्या? सलीमा बेगम। अब ये इनसे क्या कर लेंगे, इनसे भी क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे। देखिए, पहले अपने चाचा की लड़की से शादी कर रहे हैं और अब क्या काम कर रहे हैं, अपने सेनापति जो कि इनकी बाप की आयु के थे, उनकी पत्नी सलीमा बेगम से क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। अब शादी करेंगे तो इनको कुछ ना कुछ दहेज मिलना चाहिए, गिफ्ट मिलना चाहिए। तो इनको भी मिलेगा गिफ्ट। क्या मिलेगा? अब्दुल रहीम। कौन है? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम क्या है, बैरम खां का लड़का है। ये तो साथ गिफ्ट में आएगा, तो ये भी क्या है, इनके साथ आ जाएगा। और याद रखना, अब्दुल रहीम को ही आगे जाके अकबर खान ए खाना की उपाधि देगा। क्या देगा? उपाधि। ये प्रश्न छप चुका है एज इट इज कि अकबर ने खान ए खाना की उपाधि किसको दी थी, तो अब्दुल रहीम को दी थी। अब्दुल रहीम किसका लड़का है? एक तरह से देखा जाए अकबर का लड़का है और एक तरह से देखा जाए तो किसका लड़का है, बैरम खां का लड़का है। इन दोनों से अच्छा है कि इसको सलीमा बेगम का लड़का कहा जाए, ठीक है ना। रजिस्ट्री 2 अलग अलग नाम पे हो चुकी है। ओके, तो ये अध्याय कौन सा रहेगा, बैरम खां का रहेगा, जो कि 1556 से लेके 1560 के बीच का कालखंड रहने वाला है। अब बात करते हैं 1560 से लेके 62 के बीच के टाइम को, जिसको बोलते हैं पेटीकोट शासन। कौन सा? पेटीकोट शासन बोलते हैं 1560 से लेके 62 के समय को। देखेंगे पेटीकोट शासन क्या था और इस पेटीकोट शासन का समापन कैसे होता है और अकबर के जीवन पे इस शासन का क्या प्रभाव पड़ता है।
चलिए 1560 से लेके 62 के बीच की बात करते हैं। यह शासन कौन सा कहलाएगा? पेटीकोट शासन। कौन सा? पेटीकोट शासन। देखिए पेटीकोट शासन इसलिए बोला जाता है कि अकबर की एक दाई है। क्या है? अकबर की एक दाई। ये दाई मां क्या काम करती है? इसका लालन पालन करती है और इसका नाम देखने को मिलता है जीजा अनंगा। क्या है? जीजा अनंगा। नाम क्या है? दाई का नाम। ये कई बार पूछ लेता है कि उस दाई का नाम क्या था जिसने अकबर का लालन पालन किया, तो जीजा अनंगा है। और किसके समय को पेटीकोट शासन बोला जाता है? तो जीजा अनंगा के शासनकाल को ही क्या बोला जाता है? वास्तव में पेटीकोट शासन बोला जाता है। कारण देखिए, जीजा अनंगा के एक बेटा है। इसके क्या है? एक बेटा है, ठीक है ना। बेटे का नाम क्या देखने को मिलता है? आदम खां। क्या है? आदम खान नाम किसका है? जीजा अनंगा के बेटे का नाम है। अब ये चाहती थी कि इसका बेटा क्या बने? बादशाह बने। जबकि जब तक अकबर है, अकबर के होते क्या है? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये महज क्या है? इसकी एक दाई है। तो ऐसे में जीजा अनंगा क्या काम करती है? ये स्टार्टिंग से, जब ये मेवात में था तब से इसका लालन पालन करती आ रही थी। इसने क्या काम किया? जैसे दिल्ली की गद्दी पे 1556 में बैठता है, इसके बाद से लगभग इतिहासकार कहते हैं कि अकबर का जो समय बीतता था वो जीजा अनंगा के पास बीतता था। इसने क्या काम किया? एक तो इसको शिक्षा नहीं लेने दी। क्या नहीं लेने दी? शिक्षा नहीं लेने दी। तो इतिहास में प्रश्न छपता और अनेक बार प्रश्न आया है कि कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था? तो अनपढ़ कौन सा था? अकबर था, ठीक है ना। अकबर क्या था? बिल्कुल अनपढ़ था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी इतनी अच्छी शासन व्यवस्था इसके टाइम में देखने को मिलती है। ओके, तो इसका श्रेय किसको जाता है अनपढ़ रहने का? जीजा अनंगा को। ये क्या काम करती थी? ये इसको हरम में भेज देती थी। कहां पे? हरम में। अब हरम क्या होता है? एक अलग प्रश्न आ गया। तो हरम वो जगह होती है जहां पे दासियों को रखा जाता है, या उस समय क्या होता था, जैसे मान लिया मुगल राज्य किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण कर रहा है, तो वहां से धन संपदा तो लूटता ही लूटता था, साथ में वहां की जो रानियां होती थी उसको भी उठा लाते थे और उनको जहां पे रखा जाता था उस स्थान को क्या बोलते थे? हरम बोला जाता। तो अकबर को क्या है? लगभग ये जो जीजा अनंगा है ये हरम में रखती थी, ताकि अकबर क्या हो जाए? पूर्ण रूप से भोगी विलासी हो जाए, उसका शासन की तरफ ध्यान न रहे और उसको अयोग्य करार देते हुए क्या है? आदम खां को क्या बना दिया जाए? राजा बना दिया जाए। परंतु जैसे ही बैरम खां की मृत्यु होती है, अकबर इस बात को समझने लग जाता है कि जो उसकी दाई जीजा अनंगा है वो उसके साथ बहुत गलत कर रही है, क्योंकि लगातार उसका ध्यान प्रशासन की तरफ से हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इनके जो पिता थे अकबर के, हुमायूं, इन्होंने इसको प्रारंभिक फेज से राजनीतिक शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि इसको क्या है, जो लाहौर और गजनी का क्षेत्र होता है उसका गवर्नर नियुक्त कर देता है और गवर्नर के रूप में ये वहां की प्रशासनिक इकाइयों को भली भांति से समझना शुरू कर देता है। चलिए, यहां तक अकबर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसने जीजा अनंगा को बोल दिया कि आप मेरे से दूर रहिए, अब मैं मेरा काम खुद कर सकता हूं, मैं मेरे अनुरूप शासन को चला सकता हूं। तो उन्होंने कहा चलिए चला लीजिए। परंतु इनका बेटा जो आदम खां है ये क्या काम करता है? 1561 में मालवा के ऊपर आक्रमण करता है। कहां पे? मालवा पर आक्रमण कर देता है। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक आक्रमण कर दिया, क्योंकि अकबर की इसके बाद अनेक जगह आक्रमण करेगा, अपने राज्य का विस्तार करेगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। यहां का राजा था बाज बहादुर। कौन था? बाज बहादुर। आदम खां क्या काम करता है? आक्रमण करके मालवा पे अधिकार कर लेता है और बाज बहादुर को क्या कर देता है? मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है। और इनकी रानी होती है, बाज बहादुर की रानी का नाम क्या देखने को मिलता है? रूपवती। क्या है? रूपवती। इनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करता है। कौन?
आदम खां। पहला तो इसने अकबर से बगैर पूछे मालवा पे आक्रमण कर दिया, फिर बाज बहादुर को मार दिया। तीसरा काम क्या किया, रूपमती के साथ बहुत ज्यादा अभद्र व्यवहार किया। और चौथा काम क्या किया, यहां पे लूटपाट की, क्या की, लूटपाट की और आम जनता में कत्लेआम करने का काम किया। यानी मालवा में जब घुसा आदम खां तो उसने आम जनता को मारना शुरू कर दिया और वहां पे काफी ज्यादा लूटपाट की। और जो खजाना मिला, क्या मिला, खजाना मिला, उसको क्या कर दिया, अपने पास छिपा लिया। जब इस सारी घटना के बारे में पता चलता है और खास करके आम जनता में लूटपाट की घटना का पता चलता है, किसको, अकबर को, तो अकबर बहुत गुस्सा होता है आदम खां पे और आदेश देता है कि आदम खां को मेरे सामने पेश किया जाए। तो उस समय सेनापति आदम खां को पकड़ के लेके आते हैं अकबर के दरबार में और अकबर के सामने पेश किया जाता है। अकबर कहता है आपने खजाना लूटा, कोई बात नहीं, मेरे से बगैर पूछे आपने मालवा पे आक्रमण किया, कोई बात नहीं, परंतु आपने रूपमती के साथ आपने दुर्व्यवहार किया, यह मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। दूसरी बात, चलो ये आपने कर दिया, वो कर दिया, आपने आम जनता के ऊपर, क्योंकि कोई भी राजा आक्रमण करता है, अगर उसे वहां पे राज स्थापित करना है तो वो उस जनता के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करता। इसने आम जनता में कत्लेआम किया और लूटपाट की। इस बात से दुखी होकर, गुस्सा होकर अकबर आदम खां को मौत की सजा दे देता है। क्या करता है, मौत की सजा देता है। और अबू फजल लिखता है कि उसी वक्त अकबर फरमान जारी करता है कि आदम खां को पकड़ा जाए और राज दरबार में जो ऊपर की छत है उससे नीचे धक्का दे दिया जाए। और अबू फजल अपनी किताब में लिखते हैं कि आदम खां को जो राजमहल था उसकी छत से 2 बार धक्का दिया गया और 2 बार धक्का देने के साथ ही आदम खां का अध्याय क्या हो गया, समाप्त हो गया। और जब इस बात की पता जीजा अनंगा को चलता है तो ये काफी ज्यादा अकबर से नाराज होती है कि आपने मेरे बेटे को मार दिया है, जबकि अकबर कहता है इसने जो अपराध किया मैंने उस अपराध की इसको सजा दी है। और इसी के साथ क्या होता है, जो पेटीकोट शासन था वो 1562 में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ओके, तो ये था पेटीकोट शासन। चलिए, तो इसी के साथ क्या होता है, 1560 से लेकर 62 के बीच में क्या हो गया, पेटीकोट शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देख लेते हैं इसके बाद कौन कौन सी घटना घटती है। 1561 में, कब, 1561 के अंदर अकबर खुद क्या काम करता है, जो चुनारगढ़ है, कौन सा, चुनारगढ़ है, इस चुनारगढ़ के ऊपर आक्रमण करता है और आक्रमण कर इसको क्या कर लेता है, जीत लेता है। ठीक है ना। दूसरा क्या काम करता है, इस वक्त इनके जीवन में एक बड़ी घटना घटती है। अकबर के जीवन में क्या घटती है, एक बड़ी घटना घटती है। वो घटना क्या है वो देख लेते हैं। घटना है जयपुर को लेके, किसको लेके है, जयपुर। आज जयपुर बोला जाता है, उस वक्त इस क्षेत्र को आमेर बोला जाता। क्या बोलते थे, आमेर। चलिए अब बात करते हैं आमेर की। आमेर का राजा जो है ये है भारमल। कौन है, भारमल। भारमल यहां पे क्या कर रहा है, राज कर रहा है और ये अकबर से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। अब थोड़ी सी नजर डालते हैं अकबर की तरफ। अकबर क्या है, अकबर की एक बड़ी खास बात थी। अकबर हर साल मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाया करता था। कहां पे, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाया करता था। और जब ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाता था उस वक्त ये किस रास्ते से जाता था, जयपुर के रास्ते से वहां जाया करता था। ठीक है ना। अब क्या है, भारमल की एक लड़की है जिसका नाम देखने को मिलता है हरका बाई। क्या है, हरका बाई। देखिए इस हरका बाई का अकबर के जीवन में बड़ा योगदान देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो याद रखना है कौन सा नाम, हरका बाई। भारमल क्या काम करता है, जब ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गया होता है और जब आते वक्त आमेर में से आता है या जयपुर वाले क्षेत्र से होके आता है, उस वक्त भारमल प्रपोजल रखता है अकबर के साथ। किसकी शादी का, हरका बाई की शादी का। और अकबर क्या करता है, इस प्रपोजल को मान लेता है और इसके बाद क्या है, हरका बाई और अकबर की शादी हो जाती है। एक चीज देखने को मिलता है, जोधा बाई।
अनेक जगह पढ़ने को मिलता है, अनेक मूवी में देखते हैं, जोधाबाई। देखिए जोधाबाई की बात की जाए तो यदि अबू फजल की किताबों को देखा जाए और जो बड़े इतिहासकार है उनकी किताबों को पढ़ा जाए तो जोधाबाई जैसा कोई किरदार नहीं है अकबर के जीवन में। थोड़ा सा अजीब लगा ना सुनकर, चलिए कोई बात नहीं। ये जो हरका बाई है इसी को जोधाबाई बोला जाता है, ठीक है ना। वास्तविक नाम क्या है इनका, हरका बाई है, न कि जोधाबाई। जोधा इनको अकबर बोला करता था, जबकि वास्तविक में इनका नाम क्या था, हरका बाई था, ठीक है ना। और ये है क्या, राजपूत है। क्या है ये, राजपूत है या राजपूताना है। अब देखिए पहली बार अपनी इच्छा से किसका, राजपूतों में और मुगलों के बीच में क्या हो रहा है, एक वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहा है। और यह अकबर की एक अच्छी नीतियों में से माना जाता है कि अकबर ज्यादातर जो पड़ोसी राज्य होते थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया करता था, मतलब रिश्तेदार बना लेता था। अब रिश्तेदारी हो गई तो युद्ध की तो कोई संभावना नहीं रह गई ना। तो ऐसे में क्या है कि भारमल ने अपनी लड़की हरका बाई की शादी किससे कर दी थी, अकबर से कर दी थी, और इसी को क्या बोला जाता है, जोधाबाई बोला जाता है। ओके, तो अकबर की शादी का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जरूर याद रखना है। भारमल का जो एक पुत्र है, एकली लड़की थोड़ी होगी, कोई आगे उत्तराधिकारी भी होना चाहिए, तो याद रखना है भगवत दास। कौन है, भगवत दास कौन है, भारमल के आगे आने वाले वारिस। और भारमल का आगे जो लड़का है इसका नाम आपको जरूर याद रखना है, मानसिंह। क्या है, मानसिंह है, या मानसिंह कौन है, आगे आने वाले राजा है। किसके बाद, पहले भारमल, फिर भागवत दास और फिर मानसिंह। और मानसिंह क्या रहे हैं, अकबर के एक सबसे वीर सेनापति के रूप में जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, मानसिंह रहे हैं। तो याद रखना है इनके बारे में, ये अकबर के दरबार में क्या थे, सेनापति थे। यदि पूछा जाए अकबर ने सबसे ज्यादा मनसब किसको दिया था, तो सबसे ज्यादा मनसब भी किसको दिया था, मानसिंह को दिया था, ठीक है ना। जब महाराणा प्रताप के साथ युद्ध होता है तो उन युद्ध में भी कौन भाग लेता है अकबर की तरफ से, तो यही मानसिंह उनकी तरफ से युद्ध में भाग लेने वाला रहेगा। तो अकबर इसको क्या मानता था या क्या बोलता था, सबसे वीर सेनापति की उपाधि किसको दी थी, तो मानसिंह को दी थी। इसको राजा मानसिंह भी बोला जाता है। ओके, तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है हरका बाई का। और यहां अभी हमने कौन सी शादी करवा दी है, अकबर की तीसरी शादी करवा दी, ठीक है ना। देखिए राजा महाराजाओं में बहु प्रथा विवाह का प्रचलन हुआ करता था। तो आपके लिए मैं करंट का क्वेश्चन ये छोड़ रहा हूं कि आज भारत की कौन सी जनजाति में बहु प्रथा विवाह चलता है। ओके, तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको जरूर बताना है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। जयपुर को हमने देख लिया। अब देखिए जयपुर को जीतने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जयपुर के साथ क्या हो गए, इनके पारिवारिक संबंध हो गए हैं। अबू फजल और दूसरे इतिहासकार यहां तक मानते हैं कि हरका बाई ने, देखिए इनकी शादी से पहले अकबर काफी ज्यादा धार्मिक कट्टरपंथी वाले देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये अपने प्रारंभिक फेज में क्या काम कर रहे हैं, एक हिंदू राजा को बीच मैदान में मार रहे हैं और गाजी की उपाधि धारण कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू राजा को मारने के बाद मुख्य रूप से इस्लामिक जो राजा है उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। परंतु जैसे ही हरका बाई का अध्याय शुरू होता है, इसके बाद लगातार अकबर क्या है, धार्मिक सहनशीलता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि गद्दी पे बैठने के बाद लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है, परंतु जैसे ही हरका बाई का अध्याय शुरू होता है इनके जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव देखने को मिलता है। और यही कारण है कि ये आगे जाके दीन ए इलाही, कौन सा, दीन ए इलाही धर्म की क्या करेंगे, स्थापना करने का काम करेंगे। ओके, चलिए 1562 में ही क्या काम करते हैं अकबर, मेड़ता पे आक्रमण करते हैं। किस पे, मेड़ता पे आक्रमण करते हैं और इसको भी क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं, ठीक है ना। और इसी वक्त 1564 में 2 साल बाद क्या काम करते हैं, गोंडवाना पे आक्रमण करते हैं। कहां पे, गोंडवाना पे आक्रमण करते हैं।
अब गोंडवाना पे जिस वक्त आक्रमण करते हैं, यहां पे कोई राजा नहीं होता, यहां पे कोई राजा नहीं होता, बल्कि रानी कर्मावती। कौन है? कर्मावती। कर्मावती यहां पे क्या कर रही होती है? राज कर रही होती है, या संरक्षिका के रूप में काम कर रही होती है। तो ऐसे में क्या काम करता है अकबर? इस क्षेत्र पे युद्ध करने की बजाय, अकबर युद्ध करने की बजाय जो गोंडवाना क्षेत्र है यहां पे संधि कर लेता है। क्या करता है? संधि करता है, क्योंकि अकबर कहता है यहां कोई लड़ने के लिए कोई मर्द नहीं है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, हम संधि कर लेते हैं। और रानी कर्मावती भी क्या है? इस संधि के लिए मान जाती है। संधि के तहत सिर्फ इतनी बात होती है कि आज से आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आप अपने राज्य को एज इट इज चला सकते हैं, हम इसके अंदर किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे। हालांकि आपको कोई सुरक्षा आवश्यकता पड़ेगी तब आपको मुगल काल क्या करेगा, मुगल वंश क्या करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। चलिए एक दो डेट और याद रखनी है 1562 को लेके। 1562 में क्या काम करता है? दास प्रथा का अंत। किसका? दास प्रथा का अंत करता है। कौन? अकबर। यानी ऑफिशियली नोटिस निकालता है पूरे मुगल राज्य में कि आज के बाद न तो कोई दासों को खरीदेगा और न ही कोई दासों को बेचेगा। इससे पहले क्या होता था, जैसे आज बाजार से हम सामान खरीदते हैं उसी तरह से दासों को खरीदा जाता था और बाजार में बेचा जाता था, जिसको क्या बोलते थे? दास प्रथा बोला जाता था। हालांकि इसके बाद से फिर ये प्रचलन में आ जाएगी, आगे जाके अंग्रेज इसके ऊपर कानूनी रूप से रोक लगाने का काम करेंगे, परंतु प्राथमिक श्रेय किसको जाता है? 1562 में दास प्रथा का अंत करने का काम किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है ना। आपको अगर जहन में आ रहा हो तो गुलाम वंश, कौन सा? गुलाम वंश। गुलाम वंश क्यों था? क्योंकि मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को एक गुलाम के रूप में खरीदा गया था और बाद में जाके वो क्या करता है? दिल्ली का बादशाह बनता है। परंतु होता क्या है? गोरी का गुलाम होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गुलाम वंश बोलते हैं। आपने बलबन का पढ़ा होगा, बलबन भी क्या था? कुतुबुद्दीन का गुलाम था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके। 1563 में क्या काम करता है? तीर्थकर। कौन सा? तीर्थकर हटा देता है। यानी यदि लोग किसी तीर्थ पे जाते थे पहले उनके ऊपर कर लगाया जाता था, चाहे वो किसी 4 धाम की यात्रा पे जाए, चाहे वो हज की यात्रा पे जाए, सबको क्या देना पड़ता था? एक धार्मिक कर देना पड़ता था। परंतु अकबर ने क्या कहा? ये धर्म एक किसी की पर्सनल संपत्ति होती है, इसके ऊपर हम कर नहीं लगा सकते, तो इसलिए क्या काम करता है? 1563 में तीर्थ कर को हटा देता है। फिर क्या होता है? 1564 में क्या काम करता है? जजिया कर। कौन सा? जजिया कर। इसको भी क्या करता है? हटा देता है। अब जजिया कर कौन सा होता है? जजिया कर वो कर होता है जो गैर मुसलमानों पे लगाया जाता है, यानी जो लोग मुस्लिम नहीं है उनके ऊपर जजिया कर लगाया जाता है। और ये भी एक तरह का क्या होता है? धार्मिक कर होता है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता देने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए एक कर देना पड़ता था, जिस कर को क्या बोलते हैं? जजिया कर बोलते हैं। और ये 1564 में अकबर ने क्या कर दिया था? इस कर को हटा दिया था। हालांकि आगे जब हुमायूं आएगा तो हुमायूं इस कर को दोबारा लगाने का काम करेगा। और उनकी इन्हीं दरियादिरी को देखते हुए तीर्थ कर, दास प्रथा, जजिया कर, तो हिंदू जो जनता थी, कौन है? हिंदू जनता ने अकबर की उपाधि दी थी। क्या दी थी? अकबर की उपाधि दी थी। किसको? बदरुद्दीन को। ओके। तो ये बात आपको बेसिकली याद रखना है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली इतना ही अध्ययन करेंगे। ओके। थोड़ा और करवा दे? चलिए और करवा देता हूं, नहीं रोकता हूं। ठीक है ना। चलिए फिर आगे का कह दिया तो थोड़ा और आगे करवा देते हैं। तो चलिए, तीर्थकर हटाता है, जजिया कर हटाता है, और हिंदू जनता इनको क्या कर देगी? अकबर की उपाधि दे देगी। चलिए अब देखते हैं, एक दो आक्रमण और देख लेते हैं, क्योंकि मुगल वंश की रीत रही है युद्ध तो वो करते रहेंगे। ठीक है ना। अनेक युद्ध बाबर ने लड़े, हुमायूं पूरी जिंदगी लड़ता रहा, और अब काम किसने स्टार्ट कर दिया? ये अकबर ने स्टार्ट कर दिया। तो चलिए बात करते हैं उदयपुर की। किसकी?
उदयपुर की। ओके, उदयपुर पे क्या होता है, 1567 से लेके 68 के बीच में क्या काम करता है, उदयपुर पे आक्रमण करता है। यहां पे कौन होते हैं, महाराणा उदय सिंह। कौन होते हैं, महाराणा उदय सिंह क्या कर रहे हैं, यहां पे राज कर रहे होते हैं। ओके, तो ये राज कर रहे होते हैं, उस वक्त क्या काम करता है, इनको बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि अकबर आप पे आक्रमण कर सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, महाराणा उदय सिंह, ये अपने एक सेनापति जयमल, किसको, जयमल, और दूसरा है फत्ता। कौन है, जयमल और फत्ता, दो शख्स के नाम जरूर याद रखना है। इनको क्या काम करता है, उदयपुर का क्षेत्र सौंपकर, कौन, महाराणा उदय सिंह क्या काम करता है, जयमल और फत्ता को उदयपुर का क्षेत्र सौंप के खुद कहां चला जाता है, चित्तौड़ चला जाता है। क्या, कहां चला जाता है, चित्तौड़ चला जाता है। और उसी वक्त आक्रमण कौन कर देगा, अकबर आक्रमण कर देगा। अब ये आक्रमण क्या है, बड़ा ही विध्वंसकारी होता है। देखिए, अकबर आक्रमण करता है, दूसरी तरफ से कौन है, जयमल और फत्ता लड़ते हैं अकबर के साथ, और बहुत ही ज्यादा वीरता से लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं, वीरता से लड़ते हैं। परंतु अकबर यहां क्या होता है, जीत जाता है। अकबर क्या है, जीत जाता है। और जीत जाने के बाद क्या है, भारी लूटपाट करता है, बहुत ज्यादा यहां पे लूटपाट मचाता है, ठीक है ना। लूटपाट मचाने की वजह से क्या है, एक प्रश्न यहां से छपता है, एक बार एसएससी पूछती है कि अकबर के जीवन का कलंक कौन सा है, तो वो कलंक किसको माना जाता है, इसी उदयपुर के आक्रमण को माना जाता है। क्योंकि अकबर क्या काम करता है, आम जनता में भारी लूटपाट करता है, जबकि दूसरी तरफ से कौन है, जयमल और फत्ता बड़ी ही बहादुरी से लड़ता है। और अबू फजल लिखते हैं कि अकबर को अपनी इस गलती पे बहुत ज्यादा पछतावा था कि उसने आम जनता में लूटपाट की, ठीक है ना। और बाद में क्या काम करता है, जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर इन दोनों की क्या बनाता है, मूर्तियां बनाता है। क्या बनाता है, मूर्तियां बनाता है। और इन मूर्तियों को कहां है, अपने दरबार में लगाता है। कहां लगाता है, दरबार में लगाता है। तो पूछ ले यदि कि अकबर के दरबार में किसकी प्रतिमा या मूर्तियां देखने को मिलती है, तो जयमल और फत्ता की मूर्तियां या प्रतिमा देखने को मिलती है, जिनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने बनवाई थी और अपने राज दरबार में इन दोनों को क्या करवाया था, स्थापित करवाया था। और अकबर के जीवन का कलंक किस युद्ध को माना जाता है, उदयपुर के युद्ध अभियान को माना जाता है, क्योंकि अकबर ने यहां पे क्या की थी, भारी लूटपाट करने का काम किया था। चलिए अब चलते हैं, गुजरात ले चलता हूं अब आपको। कहां, गुजरात, ठीक है ना, जहां मीठा खाना और मीठी बोली। ओके, बाकी और कुछ कह नहीं सकता। ओके, गुजरात। चलिए गुजरात अभियान की तरफ चलते हैं। 1572, कब, 1572 में गुजरात अभियान शुरू होता है। अभियान शुरू कौन करता है, मिर्जा अजीत कोका। कौन है, मिर्जा अजीत कोका। ये कौन है, ये है अकबर का सेनापति। ये कौन है, अकबर का सेनापति है। कौन, मिर्जा अजीत कोका। ये क्या काम करता है, गुजरात के ऊपर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के बाद गुजरात को क्या कर लेता है, ये जीत लेता है। तो आपको यहां से दो बातें याद रखनी है कि गुजरात अभियान कब चलाया गया, 1572 में चलाया। किसके नेतृत्व में चला, मिर्जा अजीत कोका, जो कि इसका सेनापति था। और यही सेनापति बाद में यहां का क्या बन गया था, शासक बन गया था। क्या बन गया था, शासक बन गया था। अब शासक बनने के बाद कहते हैं ना, मुल्लर ने एक बात कही है, मैक्स मुल्लर ने, कि सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। मैक्स मुल्लर के ये शब्द थे। तो जैसे इसके पास सत्ता आती है, शासक बनता है, तो ये अकबर के विरुद्ध क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा। क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा, ठीक है ना। अब जब विद्रोह होगा तब अकबर को आना पड़ेगा। और 1573 में, कब, 1573 में अकबर क्या काम करता है, अकबर स्वयं आक्रमण करता है। अकबर खुद आक्रमण करता है। कहां पे, गुजरात पे। और गुजरात को क्या कर लेता है, जीत लेता है। इस बार जीतना किससे है, अपने सेनापति अजीत मिर्जा
मिर्जा अजीत कोका से जीतना है, यहां से जीत लेता है। ओके, और अब गुजरात किसके अधीन में आएगा? अब गुजरात भी किसके अधीन हो गया? अकबर के अधीन हो गया। तो यहां से एक प्रश्न एसएससी ने पूछा था कि अकबर ने खंबार की खाड़ी, कौन सी? खंबार की खाड़ी पहली बार कब देखी थी? तो 1573 में गुजरात अभियान के दौरान देखी थी। अकबर को पता ही नहीं था बेचारे को, उसने थोड़ी पढ़ा था, वो पढ़ा लिखा तो था ही नहीं। अब जैसे ही खंबार की खाड़ी के पास गया, उसने देखा कि पानी पानी है, तो पूछा भी ये क्या सिस्टम है? तो किसी ने बताया कि जनाब ये क्या है? ये समुंदर है। ये क्या है? समुंदर है, और ऐसे दुनिया में बहुत होते हैं। तो अकबर ने कहा भाई कमाल है, हमारे राज्य में तो ऐसा है नहीं। उसने कहा जनाब हम आए कब थे यहाँ पे, ये थोड़ी आपके पास चल के आएगा, ठीक है ना। तो पहली बार खंबार की खाड़ी या समुंदर अकबर ने कहां देखा था? गुजरात अभियान के दौरान, जब 1573 में ये क्या काम करता है? आक्रमण करता है गुजरात के ऊपर। ओके, चलिए अब एक दो महत्वपूर्ण बातें और अकबर के बारे में जान लेते हैं। ये नगाड़ा बजाने में बड़ा माहिर था। किसमें? नगाड़ा। देखिए हर मुगल बादशाह किसी न किसी एक यूनिक क्वालिटी वाला है। चाहे आप सलीम की बात कर लो, चाहे शाहजहां की बात कर लो, चाहे औरंगजेब की बात कर लो, चाहे हुमायूं की बात कर लो, कोई इनके अंदर ज्योतिषी है तो कोई नगाड़ा बजा रहा है, कोई वीणा वादक है, कोई पेंटर है, अलग अलग क्वालिटी वाले हैं, ठीक है ना। तो नगाड़ा बजाने में माहिर किसको माना जाता है? तो नगाड़ा बजाने में माहिर कौन था? अकबर था, ठीक है ना। और एक बात और, खंबार की खाड़ी में यही पहली बार ये पुर्तगालियों से मिला था। किससे? पुर्तगालियों से मिला था। कहां पे? खंबार की खाड़ी में, ठीक है ना। और एक चीज और, एक कर होता है जकात। कौन सा? जकात। जकात कर किससे लिया जाता है? ये याद रखना, मुसलमानों से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? तो अकबर जहां हिंदुओं से जजिया कर आरंभिक फेज में ले रहा था, वहां मुसलमानों से कौन सा कर ले रहा था? जकात कर ले रहा था। यानी कि दोनों धर्मों के ऊपर समान कर की ये अवधारणा लगा के चल रहा था। तो ये आज का हमारा, हमने कहां तक पढ़ लिया? गुजरात अभियान तक, 1573 तक पढ़ लिया। इस दौरान जो बेसिक घटनाएं घटी, चाहे वो दास प्रथा का अंत किया हो या किसी दूसरी चीज का, उन सारी चीजों को हमने क्या देख लिया? अब तक देख लिया। अब हम जब अगला अध्याय शुरू करेंगे, क्योंकि अकबर अपने आप में जितने कारनामे कर रहा है, ये 1 घंटे में तो पूरा होने वाला है नहीं, 2-2.5 घंटे का है। तो अगले लेक्चर में हम क्या काम करेंगे? अगले लेक्चर में देखेंगे कि महाराणा प्रताप के साथ कैसे युद्ध करेंगे, और क्यों चित्तौड़ को दक्षिण की चाबी बोला जाता है। क्यों चित्तौड़ को दक्षिण की चाबी बोला जाता है, और क्यों महाराणा प्रताप की मृत्यु के ऊपर अकबर खुद रोता है। यह बात अबू फजल बोलता है। और फिर देखेंगे उस महान जोड़ी के किस्से भी एक दो देखेंगे, जिनके बारे में इतिहास में बार बार चर्चा की जाती है। किसके बारे में? अकबर और बीरबल, ठीक है ना। बीरबल यानी कि महस दास के बारे में या महस बाबू के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के चर्चे उनके बारे में विख्यात थे। हम टोडरमल के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि 9 रत्न में से एक न एक प्रश्न तो आता ही आता है। पिछली बार सीधा पूछ रखा था डी ग्रुप वालों ने भी, ठीक है ना। तो यहां से एक प्रश्न तो बनता ही है। और एक स्वर्ग के सम्राट या सुरों के सम्राट किसके? तानसेन के बारे में देखेंगे कि कौन सी वो राग गाया करते थे और क्या वो राग हुआ करते थे, चाहे वो मेघदूत हो, चाहे वो राग मल्हार की बात करें। उन सुरों के बारे में भी थोड़ा देखेंगे, ठीक है ना। और अंत में देखेंगे किस तरह से शहजादा सलीम अंत में जाते जाते अकबर की नाक में दम कर देगा। और एक चीज और, जब गुजरात को ये जीतता है ना, इस वक्त एक इमारत बनवाता है। कौन सी? बुलंद दरवाजा। कौन सा? बुलंद दरवाजा। और ये बुलंद दरवाजा कहां पे है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि बुलंद दरवाजा कहां पे है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे विराम देता हूं। आपको कमेंट करके जरूर बताना है अकबर के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा। लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।